देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी ने आज रविवार को सामूहिक उपवास का आह्वान किया है। इसकी शुरुआत जंतर मंतर और पंजाब में शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कलां से होगी। इसमें पार्टी विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद और पदाधिकारी जुटेंगे। इसी तरह 25 राज्यों की राजधानी, जिला और ब्लॉक मुख्यालय, गांव और कस्बों में लोग उपवास कर केजरीवाल को आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा विदेश में यूएस के न्यूयॉर्क, बॉस्टन, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन डीसी, कनाडा में टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, यूके में लंदन समेत अन्य जगहों पर उपवास होगा। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कल शनिवार को अपील की कि देश दुनिया में जहां भी केजरीवाल के समर्थन में सामूहिक उपवास कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें व्हाट्सएप नंबर 7290037700 पर भेजें। इस नंबर पर देश और दुनिया में सामूहिक उपवास में शामिल होने वाले लोग अपनी तस्वीरें, नाम, डिटेल, लोकेशन और कार्यक्रम स्थल का नाम जरूर दें। गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोगों में आक्रोश है और इस गिरफ्तारी के खिलाफ अब एक जन आंदोलन बनेगा। अब से 3 साल पहले बीजेपी का दामन छोड़ अविभाजित एनसीपी में शामिल हुए एकनाथ खड़से एक बार फिर घर वापसी की तैयारी में हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में लौट रहा हूं। मैंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क किया और पार्टी में लौटने की इच्छा जताई। मैं अगले सप्ताह दिल्ली में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। बता दें कि एकनाथ खड़से इस समय शरद पवार गुट वाली एनसीपी में विधान परिषद सदस्य हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि खड़से के आने से उत्तर महाराष्ट्र में भाजपा को और मजबूती मिलेगी, जबकि चुनाव से पहले शरद पवार के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। शरद पवार की बेटी और बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी उनके पिता के राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो वैचारिक प्रतिद्वंदियों से नफरत करती है। इस वजह से बीजेपी देश की लोकतंत्र व्यवस्था को तानाशाही की ओर ले जाने का काम कर रही है। लेकिन हम एक बार फिर पूरी ईमानदारी और लगन के साथ बारामती सीट से चुनाव जीतेंगे। सुप्रिया ने पत्रकारों से बात करते हुए आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मंशा क्या है, इससे पूरा देश भलीभांति परिचित है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता बारामती आते हैं और खुले तौर पर मेरे पिता के राजनीतिक करियर को खत्म करने की बात कहते हैं। बीजेपी मेरे पिता को राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश रच रही है, लेकिन वो एक योद्धा हैं। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मामले में जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जाना अप्रत्याशित था। वे विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और अब वह अचानक एनडीए में शामिल हो गए। इस तरह से पाला बदलने से आपकी छवि पर असर पड़ता है। आप अल्पावधि में शक्ति और कुछ लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार पाला बदलते हैं तो इतिहास आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। आपको या तो कायर के रूप में याद किया जा सकता है या एक साहसी के रूप में, और ये हमें तय करना होगा कि हम किस रूप में याद किए जाना चाहते हैं। संजय सिंह से आगे जब ममता बनर्जी पर सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। वह बीजेपी के साथ नहीं हैं। उनमें और नीतीश कुमार में जमीन आसमान का अंतर है। नीतीश कुमार बीजेपी के सामने झुक गए, जबकि ममता बनर्जी उनके खिलाफ लड़ रही हैं। संजय सिंह ने कहा कि बंगाल में नतीजे अच्छे होंगे और इंडिया ब्लॉक को इसका फायदा जरूर होगा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसने हरियाणा में 2 चुनावी कार्यक्रमों की अनुमति मांगी थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया और साथ ही जवाब में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। आपकी हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा कि हमें जो जवाब मिला उसमें एक में लिखित रूप से उल्लेख किया गया था कि अनुमति अस्वीकार कर दी गई है, दूसरे में स्वीकार या अस्वीकृति का कॉलम था जिसमें कारण बताना था, लेकिन अस्वीकृति देते हुए इस कॉलम में अभद्र भाषा लिखी गई थी। इसके बाद सुशील गुप्ता ने
चुनाव आयोग से मामले में सख्त कार्रवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि ऐसी आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों के एक दिन बाद कल शनिवार को हरियाणा सरकार ने कैथल के उप मंडलीय मजिस्ट्रेट सह सहायक निर्वाचन अधिकारी को निलंबित कर दिया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी ब्रह्म प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया कि निलंबन की अवधि के दौरान प्रकाश का मुख्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय में रहेगा और वे मुख्य सचिव की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। लेह में आज 7 अप्रैल को चीन सीमा तक निकाले जाने वाले मार्च के फैसले को स्थगित कर दिया गया है। लेह एपेक्स बॉडी ने इसकी जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि सीमा मार्च से पहले प्रशासन ने लेह को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया, इसीलिए किसी भी प्रकार के टकराव से बचने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द किया जाता है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। लेह एपेक्स बॉडी और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लेह में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार एक पागल हाथी की तरह काम कर रही है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोगों की भावनाओं व उनकी समस्याओं की कोई परवाह नहीं है। इसकी एकमात्र चिंता चुनाव जीतना है और यह किसी भी कीमत पर लोगों को मार्च करने से रोक सकती है। ऐसे में हम राष्ट्रीय सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल को लेकर चिंतित हैं और लद्दाख में ज़मीनी स्थिति के बारे में देश में जागरूकता पैदा करने का हमारा उद्देश्य हासिल हो गया है। इसलिए हम लोगों के हितों में और टकराव से बचने के लिए प्रस्तावित सीमा मार्च को वापस ले रहे हैं। बता दें कि चरवाहों की स्थिति को उजागर करने के लिए लेह एपेक्स बॉडी ने चीन सीमा के पास चांगथांग तक मार्च की घोषणा की थी, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने कहा था कि 7 अप्रैल को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होगी और प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई जुलूस नहीं निकलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। दरअसल हाल ही में खड़गे ने एक भाषण दिया था, जिसका एक क्लिप अमित शाह ने शेयर किया। इस क्लिप में खड़गे को कहते हुए सुना जा सकता है कि अरे भाई, यहाँ के लोगों से इसका क्या वास्ता है। कांग्रेस प्रमुख ने अनुच्छेद 370 की जगह अनुच्छेद 371 का गलत उल्लेख भी किया। वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि खड़गे ने जो कहा उसे सुनना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर हर राज्य तथा हर नागरिक का ठीक उसी तरह अधिकार है जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का देश के बाकी हिस्सों पर। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को पता नहीं है कि राजस्थान के कई वीर सपूतों ने कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन यह केवल कांग्रेस नेताओं की गलती नहीं है, यह मुख्यतः कांग्रेस पार्टी की इतालवी संस्कृति है जो भारत के विचार को ना समझने के लिए दोषी है। इस तरह के बयान हर देशभक्त नागरिक को चोट पहुंचाते हैं और देश की जनता कांग्रेस को जवाब जरूर देगी। शाह ने आगे कहा कि और कांग्रेस की जानकारी के लिए यह अनुच्छेद 371 नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 था, जिसे मोदी सरकार ने निरस्त किया था। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है और इसी कड़ी में अक्सर राहुल गांधी पर निशाना साधने वाली स्मृति ईरानी ने एक बार फिर उन पर तीखा हमला बोला है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनके अहंकार की सीमा तो तब पार हो जाती है जब आगाह करते हैं कि चुनाव के बाद आग लग जाएगी। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरी आवाज़ राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि तुम जैसे कई आए और कई गए, हिंदुस्तान है, था और रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी आड़े हाथ लिया। बीजेपी सांसद ने कहा कि नाम तो इंडिया अलायंस रखते हैं और दिल्ली में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाली गैंग का समर्थन करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जारी बयानबाजी के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा है कि दक्षिण भारत लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रभुत्व को जोरदार झटका देने वाला है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में जब स्टालिन से यह सवाल किया गया कि बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी मौजूदगी मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ऐसे में आपकी पार्टी से निपटने की तैयारी कैसे कर रही है। इसके जवाब में स्टालिन ने कहा कि सच्चाई ये है कि बीजेपी का प्रभाव उत्तर भारत से भी गायब हो रहा है। जन विरोधी मोदी सरकार से भारत का हर परिवार किसी न किसी तरह से प्रभावित हुआ है।
समाज के सभी वर्ग, खासतौर पर गरीब, किसान, बिजनेस कम्युनिटी, गृहिणियां, स्टूडेंट्स, मछुआरे और युवा पिछले 10 सालों से बीजेपी के कुशासन का दर्द सह रहे हैं। बीजेपी उत्तर भारत में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए दक्षिण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन बीजेपी के अथक प्रयासों और पीएम मोदी के कई रोड शो के बाद भी हाल ही में कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना दोनों ही दक्षिणी राज्यों में सरकार बनाई। अब ऐसे में तमिलनाडु में तथाकथित भगवा उभार होना महज एक कल्पना है। तमिलनाडु हमेशा की तरह एक धर्मनिरपेक्ष गढ़ बना रहेगा। दक्षिण भारत की जनता इस बार भी बीजेपी को करारा झटका देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल शनिवार को हैदराबाद में पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्च किया। इस दौरान उनके साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। घोषणा पत्र लॉन्च करते दौरान राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में हमने गारंटी दी थी, वो जनता के दिल की आवाज थी और वही काम अब हम राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने पार्टी का वादा दोहराते हुए कहा कि केंद्र में सरकार बनाने पर भी 500 रुपए में सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, फ्री बस यात्रा और गृहलक्ष्मी योजना दी जाएगी। उन्होंने पार्टी के 5 न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की चर्चा की और कहा कि मैनिफेस्टो की आत्मा इन 5 गारंटियों में है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए एक इजरायली नागरिक इल्हाद काटजेर का कल शनिवार को शव बरामद किया गया। काटजेर की बहन ने अपने भाई की मौत के लिए इजरायली प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर संघर्ष विराम पर नया समझौता हुआ होता तो उनके भाई जिंदा होते। वहीं अब इस खबर के बाद लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ा और दसियों हजार लोग इजराइल की सड़कों पर उतर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लाख लोगों ने तेल अवीव समेत देश की 50 जगहों पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के तुरंत इस्तीफे और चुनाव कराए जाने की मांग की। बता दें कि बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को अभी तक छुड़ाया नहीं जा सका है। खबरों के अनुसार हमास के कब्जे में अभी भी इजराइल के कम से कम 130 बंधक हैं। आईपीएल 2024 का 19वां मैच कल शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मैच में राजस्थान ने बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया है। बेंगलोर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के सामने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 183 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी राजस्थान की टीम ने 5 गेंद शेष रहते इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और इसी के साथ आईपीएल के इस सीजन में अपनी चौथी जीत दर्ज की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।